नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में बात कर रहा है, फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं। सिंगल सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड लाएंगे। अभी क्या है, एट प्रेजेंट क्या है, सेपी एक्ट अलग है, उसमें अलग प्रोविजंस हैं, डिपॉजिटरी एक्ट में अलग प्रोविजंस हैं, है ना, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में अलग हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट में अलग हैं। तो इनको करके एक ही हम सिंगल मार्केट कोड बनाएंगे। जैसे लेबर कोड्स में किया ना हमने, 44 से एक 4 लेबर कोड्स बना दिए, वैसे ही इन चारों को, ये जो 4 मार्केट्स कोड हैं उनको हम मर्ज करके, उनको कंसोलिडेट करके एक सिंगल सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड बनाएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक हब बनाएंगे। कहाँ पे? एट गिफ्ट IFSC। गिफ्ट का क्या मतलब है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी, है ना, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो उसको हम वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक हब बनाएंगे, जैसे हांगकॉन्ग है, जैसे लंदन है, इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाएंगे। A permanent institutional framework to be created to purchase investment grade debt securities both in stress and normal times and help in development of bond market। तो कुछ नहीं बोला, बॉन्ड मार्केट को हम डेवलप करेंगे, उसके लिए हम एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे जो क्या करेगा, जो ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज करेगा दोनों टाइम्स में, या जब स्ट्रेस टाइम्स है तब भी और नॉर्मल टाइम्स तब भी उनको परचेज करेगा, ताकि बॉन्ड मार्केट को हम डेवलप कर पाएँ। फिर हम वेयर हाउसिंग को पढ़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, है ना, ताकि कमोडिटी मार्केट जो सिस्टम है ना, कमोडिटीज़ क्या होते हैं, जो टेंडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको हम कमोडिटीज़ बोलते हैं। कमोडिटी मार्केट जो है उसको हम उसके इकोसिस्टम को बढ़ा पाएँ, ताकि उसके लॉजिस्टिक सर्विसेज को बढ़ा पाएँ, है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर पाएँ, है ना। तो ये सब हम किस में करेंगे, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी करेगी ये सब। ठीक है, फिर एक चार्टर डेवलप होगा इन्वेस्टर के लिए, है ना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे सिटीजन चार्टर होता है वैसे एक इन्वेस्टर चार्टर बनेगा, समझ में आया, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस और ये सब जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी होंगी। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल के लिए हम क्या क्या करेंगे, ह्यूमन कैपिटल को हम बढ़ाने के लिए स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, उसमें हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, 100 मिलिट्री स्कूल्स को इस्टेब्लिश करेंगे। किसके साथ पार्टनरशिप में, NGOs, प्राइवेट स्कूल्स और स्टेट्स के पार्टनरशिप में। तो इन सारी पार्टनरशिप करके, इन सबके बीच में पार्टनरशिप करके हम 100 मिलिट्री स्कूल्स को इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, इन मोर देन 15,000 स्कूल्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो 15,000 से ऊपर स्कूल्स में हम नेशनल जो NEP नया आया है हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको आपको रिवाइज़ करना है अभी घर जाके, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम क्या करेंगे, इन स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पे, ले में। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगी, है ना, उसको हम सेटअप करेंगे। और हम क्या करेंगे, एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ताकि इन सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, उनको सिनर्जाइज किया जा पाए, है ना, समझ में आया, ताकि रिसर्च इकोसिस्टम भी बढ़े और एजुकेशन सिस्टम भी बढ़े। ठीक है, ये हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट के क्या प्लान्स हैं सरकार के, तो कितना न्यूज़ चल रहा है आपने देखा ही होगा। 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है सरकार का, जिसमें कौन कौन सी PSUs को डिसइन्वेस्ट करेंगे। BPCL हो गया, एयर इंडिया हो गया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, IDBI बैंक हो गया, BEML हो गया, पवन हंस हो गया, नीलांचल इस्पात निगम हो गया। इन ऐसे बहुत सारी और PSUs हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, उनको क्या करने के लिए, डिसइन्वेस्ट करने के लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है बेसिकली, कि हम गवर्नमेंट अपना जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उसको लेट गो करती है ना। अभी जैसे BPCL में 53% लगभग है ना गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का स्टेक। तो उसको ये कम करके लेस देन कर देगी, या फिर पूरा बेच देगी, पूरा 53% को करके 0% कर देगी अपना स्टेक, और ये पूरा बेच देगी। इसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, 2 वर्ड हैं, ध्यान रखना। एक मैं बता देता हूँ, एक होता है नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, और एक होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार सिर्फ अपना कुछ पार्ट लेट गो करती है। जैसे मान लो कि 50% उसके पास स्टेक है ना, तो वो कुछ पार्ट बेच देगी अपना, है ना, और नहीं 50 तो नहीं बोलूँगा, जैसे मान लो 65% स्टेक है, ठीक है, गवर्नमेंट का किसी PSU में। ठीक है, तो ये 65% में से हो सकता है 15% बेच के अपने पास 50% रिटेन करे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, जब वो अपने शेयर का जो स्टॉक होता है वो कम करती है ना, अपने पोर्टफोलियो से, उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को हम प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जिसमें पूरा का पूरा ये जो स्टेक है गवर्नमेंट का वो चला जाता है किसी दूसरी पार्टी को, मैनेजमेंट कंट्रोल लूज हो जाता है गवर्नमेंट का, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, समझ में आएगा डिफरेंस। और क्या क्या बोला गया इसमें, हम IPO लॉन्च करेंगे किसका, LIC का। न्यू पॉलिसी फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अप्रूव हो गई है, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अप्रूव हो गई है। ठीक है,
नीति आयोग काम करेगा किसके साथ? नीति आयोग काम करेगा बाकी जो आगे आने वाले साल हैं उनमें कौन कौन सी PSUs को हमको डिसइन्वेस्ट करना है। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट का प्लान ये है कि हम कुछ भी बिजनेस कंट्रोल नहीं करेंगे, सारा का सारा किसके पास जाएगा? सारा का सारा हम डिसइन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ देयर PSUs यूजिंग सेंट्रल फंड्स, ठीक है। तो जो स्टेट PSUs हैं, ठीक है, उनको भी ये लोग स्टेट्स को भी पैसा देंगे, उनको इंसेंटिव देंगे ताकि वो भी अपनी जो स्टेट PSUs हैं उनको क्या कर पाएँ, उनको प्राइवेटाइज़ कर पाएँ, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट होगा जिसमें ये लोग क्या करेंगे, जो अभी एट प्रेजेंट जो अनयूज्ड एसेट्स हैं PSUs के, ठीक है, जैसे लैंड हो गया मान लो, है ना, तो ये सब जो अनयूज्ड एसेट हैं इसको मोनेटाइज करने की बात की गई है, ठीक है। इनको हम मोनेटाइज करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ रिवाइज मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग टाइमली क्लोजर ऑफ सिक और लॉस मेकिंग PSUs। तो जो सिक और लॉस मेकिंग PSUs है उनको सरकार क्या करेगी, उनको सरकार मतलब या तो अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगी या फिर उसको सेल कर देगी। जैसे लॉस मेकिंग में अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका BSNL हो गया, है ना, MTNL हो गया, तो अभी आपने देखा होगा कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है ना साथ में, वो सरकार ने इसीलिए किया है। और साथ में कैपिटल भी इन्फ्यूज़ किया था, कुछ आई गेस 70,000 करोड़ का कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था ताकि इसको अच्छा कर पाएँ बेसिकली, इनकी हेल्थ को बढ़ा पाएँ। और क्योंकि देखो जब आप किसी की हेल्थ को बढ़ाओगे तभी तो आप बेच पाओगे, क्योंकि सिक और लॉस मेकिंग PSUs को कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, है ना। तो ये इंश्योर करा जा रहा है ताकि इनका हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ को हम अच्छा कर पाएँ और फिर बाद में इनको ये लोग डिसइन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो रिलीफ टू सीनियर सिटीजन दिया गया है ना। पहले सीनियर सिटीजन को टैक्स पे करना पड़ता था अपनी पेंशन और किसके इंटरेस्ट इनकम पे, अभी वो नहीं पे करना पड़ेगा, उनको रिलीफ दे दिया गया है। किस पे? जिनके पास सिर्फ पेंशन एज अ इनकम सोर्स सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट इनकम है, उनको अब ITR भरने से रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, उन सीनियर सिटीजन्स को। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है द रिटर्न फिलर्स और जो रिटर्न फाइलर्स हैं जो ITR भरते हैं, ठीक है, उसमें जस्ट डबल इंक्रीज आ गया, 3.31 करोड़ से वो कितना हो गया, 6.48 करोड़ हो गया, ठीक है। फिर नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर बनाने की बात की गई है। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स सरकार ने लगा दिया या फिर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, तो आप कहाँ जाओगे, आप नेशनल फेसलेस इनकम अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर में जाके कंप्लेन करोगे उसकी, ठीक है। फेसलेस क्यों बोला गया, क्योंकि आप ये घर बैठे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो, ठीक है, आपको कहीं फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या किया गया कि जो रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट केसेस हैं, ठीक है, मान लो किसी का रिटर्न का जो केस है, मान लो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, है ना, फिर उसको खोलना है, वापस खोलना है, तो उसकी लिमिट क्या कर दी गई, 3 साल कर दी गई है। मतलब कोई केस बंद होने के बाद आप 3 साल के अंदर अंदर आपको खोलना है तो आप खोल सकते हो, नहीं तो उसके बाद फाइल को जला दिया जाएगा, ठीक है। जला दिया जाएगा मतलब उसके बाद आप नहीं खोल सकते उस फाइल को, ठीक है। ये हो गया। क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए क्या किया गया है कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए कुछ 2000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है 42 अर्बन सेंटर्स में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक स्क्रैपिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो पुराने व्हीकल्स हैं ना, जो आपने देखा होगा ना कि कुछ कुछ पुराने व्हीकल्स होते हैं, खूब सारा धुआं निकलता रहता है, उनको भी अभी वो भी चल रहे हैं, तो उनको स्क्रैप करने की बात की गई है। तो उसके लिए एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें हम ओल्ड और अनफिट व्हीकल जो हैं उनको हम स्क्रैप कर देंगे। समझ में आया? इसके लिए क्या, इसके प्रोविजंस को सप्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया है इसमें कि एक फ़िटनेस टेस्ट होगा। अब जैसे अभी क्या होता है, अभी कुछ ऐसा कोई होता नहीं है फ़िटनेस टेस्ट। अब क्या होगा, फ़िटनेस टेस्ट होगा किसमें, हर 20 साल में आपको अपनी कार या जो भी व्हीकल आप चलाते हो उसका एक फ़िटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। जैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट टाइप होता है ना, वैसे ही आपको पूरा गाड़ी का फ़िटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा कि वो कितने अनबर्न हाइड्रोकार्बन एमिट करता है, कितना पॉल्यूशन उससे हो रहा है ना। उस रिपोर्ट के हिसाब से आपका ये डिसीजन दिया जाएगा कि आपके व्हीकल को स्क्रैप करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज़ पर्सनल व्हीकल्स में 20 साल की है और कॉमर्शियल व्हीकल्स में कितने साल की है, कॉमर्शियल व्हीकल्स में 15 ईयर्स की है। समझ आ गया? एग्रीकल्चर की अब बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या किया गया है, स्वामित्व स्कीम जो है हमारी, है ना, स्वामित्व स्कीम क्या है, इसमें हम क्या करते हैं स्वामित्व स्कीम में, इसमें हम बेसिकली लैंड को मैप करते हैं ना, जो रूरल लैंड है हमारे, जो विलेजेस की लैंड है ना, उसको हम मैप करते हैं और उसमें ड्रोन्स को यूज़ करके हम उसको मैप करेंगे और क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी कार्ड इशू करेगा, स्टेट प्रॉपर्टी कार्ड इशू करेगा। मान लो आपकी कोई पर्टिकुलर ज़मीन है, ठीक है, आपकी कोई ज़मीन है ना, उसको ये मैप करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेगा, फिर आपको प्रॉपर्टी कार्ड इशू करेगा, ठीक है, कि इस प्रॉपर्टी कार्ड से क्या होगा, ये प्रॉपर्टी आपकी है, मतलब ये ऐसे जैसे आपके पास आधार कार्ड होता है ना आपकी आइडेंटिटी के लिए, वैसे ही इस प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी के लिए एक प्रॉपर्टी कार्ड होगा, ठीक है। तो ये इंश्योर किया गया है। और इसका क्यों किया गया, ये ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो अनयूज लैंड है ना, अभी विलेजेस में बहुत सारी लैंड है जो किसी के पास नहीं है, ठीक है, ताकि वो आइडेंटिफाई हो पाए और सरकार उसको यूज़ कर पाए, सरकार उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, ठीक है। तो ये मकसद था किसका, स्वामित्व स्कीम का, ठीक है। उसको हम एक्सटेंड करेंगे सारे स्टेट्स और यूटीज़ में, ठीक है।
फिर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है ना, वो एक्सटेंड करी जाएगी 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए। अभी सिर्फ टीओपी के लिए, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो के लिए है ना। अभी देखो ये जितनी भी स्कीम मेंशन की गई ना बजट में, उसका एक्सटेंसिव कवरेज किया हुआ है ऑलरेडी, है ना, चैनल पे। तो जाके एक बार सारी स्कीम्स को देख लेना कौन कौन सी स्कीम्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिक डिस्कस कर रहे हैं तो ज़्यादा ड्वेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट को इन्हांस करने की बात की गई कि अभी हमको एग्रीकल्चर में ज़्यादा क्रेडिट देने की बात की गई कि ज़्यादा लोन एग्रीकल्चर में ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने फोकस कहाँ पे रखा है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज़ में। इसमें हम ज़्यादा क्रेडिट फ्लो को इंश्योर करेंगे। और कितना टारगेट रखा गया है, 16.5 लाख करोड़ का, ठीक है। 1000 मोर मंडीज़ को हम ई नाम में इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जिसमें सारे मंडीज़ जो हैं उनको हम एक पोर्टल पे लाते हैं। ताकि क्या होता है, ऐसे क्यों लाते हैं, ताकि प्राइस का ट्रांसपेरेंसी बना रहे और कोई ऐसे कोई आर्बिट्ररी प्राइस ना चार्ज कर पाए ना, ताकि फार्मर्स को भी पता चल पाए कि मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है। तो हम उसको इंटीग्रेट करने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देंगे हम APMCs को, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ा पाएँ, है ना। ये सब हो गया। उसके बाद माइक्रो इरीगेशन फंड को डबल करने की बात की गई है टू 5000 करोड़, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे कि फार्मर्स को पेमेंट कौन सी क्रॉप के लिए मिला है, तो सबसे ज़्यादा वो राइस के लिए मिला है, फिर वीट के लिए मिला है और फिर पल्सेस के लिए मिला है, ठीक है। तो यही 3 टॉप क्रॉप्स हैं जिसमें फार्मर्स को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक सर्वे का इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, जैसे अभी ये वाला किया है वैसे इकोनॉमिक सर्वे का भी करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।